नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम जिस विषय पर आपसे बातचीत करने जा रहे हैं वह है शोध एवं प्रकाशन नैतिकता, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स। इसे संक्षेप में आरपीएफ भी कहते हैं। शोध एवं प्रकाशन के क्षेत्र में किसी भी शोधार्थी या शिक्षक की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध कार्य करने की एक प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शोध की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए, शोध की गुणवत्ता को प्रेरित करने के लिए बहुत सारे नियम उपनियम भी बनाए हैं। उसी के तहत शोध परीक्षाओं के लिए यूजीसी ने प्रवेश परीक्षा को भी अनिवार्य कर दिया है। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शोध को और अधिक बेहतर बनाने के लिए या समाजोपयोगी बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं, जिनके अपेक्षित परिणाम कुछ वर्षों में हमें देखने को मिलेंगे। इन सब प्रयोगों के बीच में जो मुख्य चुनौती है वो यह है कि हम शोध करते समय और फिर हमारे उन शोध के निष्कर्षों का प्रकाशन करते समय किन नैतिक मानदंडों का ध्यान रखें। नैतिक प्रतिमानों का अनुसरण किए बिना किसी भी शोध का कोई महत्व नहीं है। उसकी विश्वसनीयता, उसकी सत्यता तभी निर्धारित होगी या सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता की कसौटी पर वह शोध तभी सही मानी जाएगी या उसका महत्व होगा जब वह उन नैतिक आधारों का अनुसरण करते हुए संपादित की जाएगी। शोध अनुसंधान की नैतिकता एक बहुत व्यापक विषय है। जब हम विज्ञान के संदर्भ में शोध की बात करते हैं, समाज विज्ञान के संदर्भ में शोध की बात करते हैं या ज्ञान विज्ञान के विभिन्न अनुशासनों के संदर्भ में बात करते हैं, तो उसके प्रतिमानों में कुछ अंतर आना स्वाभाविक है। लेकिन हम मोटे रूप में कुछ उन मूल्यों की बात करेंगे जिसे किसी भी शोधार्थी, शोध निर्देशक या मीडिया शिक्षक को शोध पत्र लिखते समय, अपने शोध कार्य को संपादित करते समय उनको ध्यान में रख सकें। सबसे पहले सवाल उठता है, नैतिकता का अभिप्राय क्या है? नैतिकता की सामान्य अवधारणा को समझना आवश्यक है। मोटे रूप में हम ये कह सकते हैं कि नैतिकता उचित अनुचित का भेद करने की क्षमता है। हम क्या करें और क्या न करें उसका विवेक जागृत कर सकें, तभी हम शोध को सही दिशा में आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकेंगे। नैतिकता कुछ समाज के प्रचलित मूल्य हैं जो शाश्वत है। हालांकि समय संदर्भ में उन मूल्यों में किंचित परिवर्तन अपेक्षित है। कुछ नियम, कुछ नैतिकता या एथिकल इश्यूज ऐसे हैं जो हमें विरासत में मिले हैं और कुछ नैतिक प्रतिमान इस तरह के हैं जो हमारे संविधान और कानून व्यवस्था के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। वस्तुतः नैतिकता वह प्रणाली है जो सही और गलत आचरण के सिद्धांतों को निर्धारित करती है। यह उन मूल्यों का एक सेट है जो यह तय करता है कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। यह एक नैतिकत और सामाजिक मुद्दा भी हो सकता है। नैतिक मूल्य समाज में एक सामूहिक भावना को कायम करने के लिए, समाज में न्यायिक व्यवस्था को कायम करने में अपनी महती भूमिका का निर्वाह करते हैं। यह नैतिक मूल्य
हमारे धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक परिवेश से भी संचालित होते हैं और समय के साथ साथ वो विकसित भी होते जाते हैं। प्रश्न यह है कि हम शोध क्यों करते हैं? शोध का मूल लक्ष्य है हम ज्ञान विज्ञान की निरंतर खोज करते रहें, नए खोज के साथ साथ वो सत्यता की कसौटी पर भी खरी उतरे, यह हमें देखना होगा। यह शोध पारदर्शी होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए और शोधार्थी से यह अपेक्षा है कि वह नैतिकता के उन उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए सतत प्रयत्नशील हो, प्रोत्साहित हो, उद्वेलित हो। शोध अनुसंधान के समय जिन नैतिक मूल्यों का हम अनुसरण करते हैं, उसके कुछ सामान्य बिंदु या सामान्य जो सिद्धांत हैं, उनको हम सत्यनिष्ठा अर्थात इंटीग्रिटी, वास्तविकता या वस्तुनिष्ठता अर्थात ऑब्जेक्टिविटी, पारदर्शिता अर्थात ट्रांसपेरेंसी, गोपनीयता अर्थात कॉन्फिडेंशियलिटी, अनुमति अर्थात कंसेंट, हितों का टकराव अर्थात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये प्रमुख है। वस्तुतः जब हम शोध कार्य करते हैं, जैसा मैंने पहले भी इस बात को रेखांकित किया कि हमें सत्यनिष्ठ होना पड़ेगा। सत्यनिष्ठा किसी भी अनुसंधान की नींव है। जो शोधार्थी अपना कार्य करता है, वह ध्यान रखे कि वह पूरी ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ अपने निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए सतत प्रयत्नशील हो। सत्यनिष्ठा का जब हम अनुसरण करेंगे, उसका पालन करेंगे, तो हमारे शोध के निष्कर्ष भी विश्वसनीय होंगे। फिर आता है वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी। ये जो वस्तुनिष्ठता है, हालांकि यह व्यक्ति और समय सापेक्ष है, लेकिन मूल रूप से हम इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि जो अनुसंधान है वो किसी प्रकार से पक्षपात पूर्ण नहीं होना चाहिए या पक्षपात रवैया नहीं अपनाना चाहिए। हमें अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, इच्छाओं और संवेदनाओं से ऊपर उठकर अपने निष्कर्षों को निकालने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। जब आप वस्तुनिष्ठता के साथ कोई शोध कार्य करेंगे, तो निश्चय ही उसकी विश्वसनीयता में अभिवृद्धि होगी। किसी भी शोध की, अनुसंधान की एक प्रमुख जो उसकी शर्त है या आवश्यकता है, वह है पारदर्शिता। आज के दौर में जब सर्वत्र पारदर्शिता की बात की जा रही है, तो फिर हमारा शोध अनुसंधान भी पारदर्शी होना चाहिए, ताकि अन्य शोधकर्ता भी उसका लाभ उठा सकें और निष्कर्षों की सत्यता के बारे में कहीं वो आश्वस्त हो सकें। पारदर्शिता हमारे अनुसंधान को एक तरह से वैधानिकता या लीगलिटी, वैधता प्रमाणित करेगी। गोपनीयता, किसी भी शोधार्थी को गोपनीयता का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन देखिए, एक और हम पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर हम गोपनीयता की बात कर रहे हैं। जी हाँ, इसका अभिप्राय यही है कि जो आंकड़ों की गोपनीयता है, जब आप सर्वे करते हैं किसी विषय को लेकर के, तो आपको उत्तरदाता को इस बात के लिए आश्वस्त करना पड़ेगा कि वो जानकारी दे रहा है, वह कई बार विषय बहुत संवेदनशील हो सकता है, जहां हो सकता है कि उत्तरदाता खुल करके अपनी बात न कह सके। तो आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना पड़ेगा कि उसकी जानकारी की जो स्रोत हैं, वो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उन्हें हम किसी को नहीं बताएंगे, उसकी निजता की हम रक्षा करेंगे। तो गोपनीयता जहां अपेक्षित है, मीडिया के विद्यार्थी जानते हैं कि किसी भी पत्रकार के लिए उसके स्रोत की गोपनीयता बहुत पवित्र होती है। इसी प्रकार शोध में भी जहां अपेक्षित है, वहां प्रतिभागियों के उस विश्वास की कसौटी पर हमें खरा उतरना होगा और अनुसंधान की नैतिकता की पालना हमें करनी होगी। जब तक कोई प्रतिभागी उसके आंकड़ों को के स्रोतों को प्रकट करने के लिए अनुमति न दे, अपनी कंसेंट न दे, तब तक उनका उपयोग उस रूप में नहीं करना चाहिए। आप
उस प्रक्रिया के बारे में प्रतिभागियों को, उत्तरदाताओं को अपने उद्देश्यों के बारे में पूरी तरह स्पष्ट करें। यही अपेक्षित है शोध अनुसंधान की नैतिकता के परिप्रेक्ष्य में। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम जिस संस्थान में काम कर रहे हैं उसी से जुड़ी हुई शोध भी हो सकती है। तो हमें यह स्पष्ट रूप से घोषित करना चाहिए कि यहाँ व्यक्तिगत या प्रोफेशनल, पेशेवर हितों की कहीं कोई टकराहट तो नहीं है, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये कहीं कई बार आपकी निष्पक्षता और प्रामाणिकता के लिए एक संकट का कारण बन सकता है। इसलिए इन बातों को पूरी तरह से प्रकट कर देना बेहतर होगा। वस्तुतः जब हम शोध कार्य करते हैं तो हमारा यह लक्ष्य होता है कि हम ज्ञान विज्ञान के नई खोज करें। कई बार हम नया आविष्कार करते हैं, विशेषकर विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों के संदर्भ में। लेकिन जब हम समाज विज्ञान या मानविकी के विषय होते हैं तो अनेक बार ऐसा भी होता है कि हम प्रचलित सिद्धांतों को नए तरीके से उनकी व्याख्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। इसलिए हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम किस तरह से उस शोध को उसकी परिणति की ओर ले जा रहे हैं। किसी भी शोध कार्य को करते समय उन नैतिकताओं की कसौटी पर उसे खरा उतरने के लिए हम कुछ नैतिक सिद्धांतों की भी पालना कर सकते हैं। इसके लिए अनेक संस्थाओं में एथिकल रिव्यू बोर्ड बनाए गए हैं। हालांकि जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें भी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की गई है, जो पूरे देश में इस तरह के शोध को, क्योंकि आज सरकार का कितनी एजेंसीज हैं, उनका कितना अधिक पैसा शोध कार्यों पर छात्रवृत्ति के रूप में या उन परियोजनाओं को स्पॉन्सर करने के लिए, प्रायोजित करने के लिए खर्च किया जा रहा है, तो कहीं उसकी भी एक सामाजिक उत्तरदायित्व या अकाउंटेबिलिटी की बात बनती है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी जहां कुछ नए प्रयोग किए जा रहे हैं, वैसे ही परंपरा से हमारे ऐसे अनेक इंस्टीट्यूशन या संस्थान हैं जहां एथिकल रिव्यू बोर्ड बनते हैं, और जहां नहीं है हमें लगता है कि वहां इस तरह के, विशेषकर जो विश्वविद्यालय और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां इस तरह के एथिकल रिव्यू बोर्ड अनिवार्यतः होने चाहिए। इसी प्रकार शोधार्थियों को भी बाकायदा एक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए इन नैतिक प्रतिमानों के संदर्भ में। तो शोधार्थी और जो उनके शोध निर्देशक हैं, उन दोनों को इस प्रकार की शिक्षण प्रशिक्षण होना चाहिए ताकि वो नैतिक मूल्यों का कहीं अनुपालना कर सके। फिर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है प्लेगरिज्म टेस्ट, साहित्यिक चोरी का पता लगाना। आज यूजीसी ने शोध गंगा नाम से एक वेबसाइट बनाई है। आज तकनीक ने आपको ये सुविधा दे दी है कि आप एक क्लिक के ऊपर ये देख सकें कि देश दुनिया में संबंधित विषय पर किस तरह का काम हो चुका है। इसलिए आप कोशिश करें कि एक तो विषयों में पुनरावृत्ति नहीं हो। पुनरावृत्ति से बचने के साथ साथ हम कोशिश करें, हम यह संकल्प लें कि जो हम शोध कार्य करेंगे वो एक सर्वथा नए परिप्रेक्ष्य में होगा। और आजकल इस तरह के डेटा को पकड़ने के लिए इस तरह के टूल्स या उपकरण आ गए हैं, जो कहीं जो साहित्यिक चोरी यदि कहीं की गई है, बिना स्रोतों के कोई जानकारी दी गई है, तो उसका भी वो पता लगा सके। इसलिए शोधार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वो जहां भी किसी प्रकार के उद्धरणों का उपयोग करता है तो उसका पूरा रेफरेंसिंग होना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉपीराइट और आईपीआर, जो बौद्धिक संपदा के अधिकार हैं, उनका भी शोधार्थी को ध्यान में रखना चाहिए। किसी शोधार्थी की पूरी मेहनत को आप ज्यों का त्यों अपने शोध में उपयोग कर लें और उसको उसका क्रेडिट नहीं दें। आप कुछ सीमा तक उसके शोध का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आज जैसा मैंने कहा कि ऐसे टूल्स आ गए हैं, और अब तो विश्वविद्यालयों में अपने शोध को जमा कराने के पहले आपको प्लेगरिज्म टेस्ट की प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। तो इस प्रकार जो फ्रॉड किए जाते हैं उनको पकड़ने की मशीनरी भी तैयार हो गई है। लेकिन ये तकनीक का कमाल है
कि उसने फिर कुछ इस तरह से तरीके निकाल लिए हैं कि कई बार इस तरह के साहित्यिक चोरी को पकड़ना भी दुष्कर हो जाता है। फिर अंततः यहाँ व्यक्ति का चरित्र या उसके नैतिक मूल्य जो है वो महत्वपूर्ण है कि वो बिना इस प्रकार का श्रेय दिए हुए उन निष्कर्षों का या उन उद्धरणों का उपयोग करते हैं। न सिर्फ निष्कर्ष बल्कि इस तरह के चित्र भी हो सकते हैं या बहुत सारी ऐसी विचार भी हो सकते हैं उनके, उनको शब्दशः यदि आप लेते हैं और अपना मौलिक कार्य बताने की कोशिश करते हैं तो वो भी नैतिकता के प्रतिकूल होगा। कई बार बिना अनुमति के इस तरह की सामग्री का प्रयोग करना भी उचित नहीं है, वो भी नैतिकता का उल्लंघन है। इसलिए जहां आवश्यक हो हम उनका उपयोग करते समय संबंधित कॉपीराइट ओनर से उसकी अनुमति प्राप्त करें। आजकल प्रकाशन से पहले पीयर रिव्यू या सहकर्मी समीक्षा की प्रवृत्ति भी है। जब हम पीयर रिव्यू करते हैं, सहकर्मी समीक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं, तो वहां भी ध्यान रखें कि हम पक्षपात रहित होकर के काम करें, क्योंकि यदि फिर वहां हम पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाते हैं कि ये हमारा मित्र है या ये हमारा परिचित है, तो फिर जो उसका मूल उद्देश्य है पीयर रिव्यू का, वो उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए न सिर्फ शोधार्थी के लिए बल्कि जो शोध की समीक्षाएं कर रहे हैं उन पर भी यह नैतिक दबाव है कि वो उन मूल्यों का कहीं पालन करने से विचलित न हो। इसीलिए आज हमारे देश में विश्वविद्यालयों की शोध की स्थिति संतोषजनक नहीं है। शोध को हमने करियर से लिंक कर दिया है। येन केन प्रकारेण पीएचडी की डिग्री हासिल करना विद्यार्थी का लक्ष्य हो गया है। ऐसी स्थिति में शोध के प्रति जो गंभीरता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और इसी के साथ शोध के लिए जो एक आधारभूत ढांचा होना चाहिए उसकी भी अनेक विश्वविद्यालयों में कमी है। शोध उपाधियों के लिए पाठ्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों में ना तो उपयुक्त वातावरण है, ना अच्छे शोध निर्देशक हैं, ना अच्छे संदर्भ पुस्तकालय हैं। ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हैं। हालांकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस दिशा में फंडिंग कर रहा है, कई योजनाएं लेकर के आए हैं और कहीं इन सारी चीजों को नियंत्रित करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी उन प्रयोगशालाओं को बेहतर बनाने की दिशा में, उनके उस आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस तरह के शोध अनुसंधान के लिए उचित कर्मियों की भी कमी है। शोध और योग्य फैकल्टी जब होगी तो मुझे लगता है कि स्थितियां और बेहतर बनेंगी। प्रत्येक शोधार्थी से मैं अपेक्षा करूंगा कि जब वह अपना शोध कार्य शुरू करें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की वेबसाइट पर जाकर के उनकी शोध और प्रकाशन की पर केंद्रित कुछ विशिष्ट प्रकाशन हैं, उन प्रकाशनों को वो देखें, विशेषकर एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड रिसर्च क्वालिटी, जिसमें अनेक प्रबुद्ध जो शिक्षक हैं, शोधकर्ता हैं, उनके आलेख संकलित किए गए हैं, प्रकाशित किए गए हैं। उससे उनको काफी एक जानकारी मिलेगी और अपनी दिशा तय करने के लिए भी वो सारे जो प्रकाशन हैं वो सहायक होंगे। वस्तुतः शोध निरंतर सत्य का अन्वेषण है। शोध स्वप्रेरित होती है। दुर्भाग्य से उस पर बाजारवादी ताकतें हावी होती जा रही हैं। शोध एक वैश्विक समुदाय के हित में की जाती है। शोध अपने आप में एक बहुत पवित्र कार्य है, इसलिए किसी प्रकार का शैक्षणिक कदाचार, एकेडमिक मिसकंडक्ट हमारे उस शैक्षणिक परिवेश के लिए बहुत बड़ा आघात है। विज्ञान के क्षेत्र में 1964 में हेलसिंकी घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें मनुष्यों का उपयोग करते समय उन पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो उन्हें प्रतिभागियों पर, उसके लिए कुछ सिद्धांत जो है वो तय किए गए थे। हालांकि इसकी कानूनी बाध्यता नहीं है, यह मात्र दिशा निर्देशक के रूप में है, दिशा निर्देश है। हालांकि कालांतर में परिवर्तन होते रहे और अनेक एजेंसीज ने इन्हें स्वीकार भी नहीं किया, लेकिन कम से कम कुछ एजेंसीज जो हैं इस दिशा में प्रयास कर रही हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के प्रयासों को
हम सहयोग समर्थन देते हुए एक बेहतर इस प्रकार के दिशा निर्देश जारी कर पाए कि शोध अपने सही अर्थों में उन नैतिक प्रतिमानों के आधार पर विश्वसनीय और सत्यनिष्ठ हो सके, उसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाने अनिवार्य है, आवश्यक है। बल्कि मुझे तो कई बार लगता है कि हम इस प्रकार की जो शोध हो रही है उसको कहीं पुरस्कृत करने के लिए प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की पुरस्कार योजनाओं की भी एक योजना बना सकते हैं, जहां इस प्रकार के गंभीर शोध अध्येता विशेषज्ञ जो इन आधारों पर बेहतरीन शोध हुई है उन्हें कहीं पुरस्कृत करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे लाभान्वित हो सकें। इस तरह की समितियां बनाई जा सकती हैं, इस तरह के ऑनलाइन एथिकल रिसोर्सेज तैयार किए जा सकते हैं जहां शोधार्थियों को बेहतरीन सुविधाएं मिल सके। एआई और मशीन लर्निंग के दौर में शोध अनुसंधान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। प्राय यह देखा जा रहा है कि बहुत सारे शोधार्थी एआई की मदद से अपने सिनॉप्सिस तैयार करने लगे हैं, पीएचडी में उनका सहयोग सहायता ले रहे हैं। यहां भी वो नैतिक प्रतिमान बड़े महत्वपूर्ण है कि जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बौद्धिकता के साथ साथ मशीन लर्निंग का भी उपयोग करेंगे, तो जो डेटा प्राइवेसी है उसे किस तरह से मेंटेन करेंगे, या यदि एआई आपको मदद कर रहा है तो किस तरह से उसका उल्लेख आपके शोध कार्यों में होगा, यह भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। मानवीय मेधा, क्योंकि एक शोधार्थी किस तरह से डेटा को इंटरप्रेट कर रहा है, उसकी तार्किकता, उन निष्कर्षों को सही परिप्रेक्ष्य में समझ के तर्क संगत प्रभावी भाषा में वो उसको व्यक्त कर पाए और कुछ ऐसे सिद्धांत कायम कर पाए, तभी उस शोध की प्रासंगिकता है। शोध का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जीवन के नानाविध क्षेत्रों में शोध की संभावनाएं निहित है। इसके लिए डेटा कलेक्शन से लेकर के आपका इंटरप्रिटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। शोधार्थी को ध्यान रखना होगा, डेटा के साथ मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। यह एक खतरनाक स्थिति होगी। केवल मात्र उपाधि प्राप्त करने के लिए बिना फील्ड में जाए हुए सही तरीके से क्वेश्चनर को न भरवा करके यदि हम शोध के निष्कर्ष निकालेंगे तो यह एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हमारी उस शोध प्रणाली के साथ होगा। शोध को प्रकाशन की दृष्टि से बड़ा महत्व होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस दिशा में प्रयोग किए हैं और एक यूजीसी केयर लिस्ट उन्होंने जारी की है, ताकि आप अपने शोध निष्कर्षों को शोध पत्रों के रूप में इन पत्रिकाओं में प्रकाशित कर सकें। हालांकि ओपन एक्सेस ओए एक बहुत बड़ी सुविधा शोधार्थियों के लिए है, जहां यदि आपका शोध पत्र प्रकाशित होता है तो उसकी पहुंच वैश्विक हो जाती है। उस भाषा को समझने वाला हर शोधार्थी आपके उन निष्कर्षों तक पहुंच सकता है। तो ओपन एक्सेस जो जर्नल्स हैं वो एक तरह से नया दौर है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ संस्थाओं या व्यक्तियों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है ओपन एक्सेस के नाम पर। हालांकि ओपन एक्सेस के लिए पब्लिकेशन फीस है, जिसकी लीगलिटी एक सीमा तक स्वीकार की गई है। वो जो फीस है वो चाहे कोई एजेंसी देती है या रिसर्चर खुद देता है या विश्वविद्यालय देता है या स्पॉन्सरिंग एजेंसीज देती हैं। लेकिन आजकल ओपन एक्सेस के नाम पर जिस तरह से भ्रामक पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा है वो दुर्भाग्यजनक है। तो हम कोशिश करें कि जब अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के लिए भेजें तो ऐसे पेडिट्री जर्नल्स, भ्रामक जो पत्रिकाएं हैं, इनके प्रकाशन से हम बचें। उनकी वेबसाइट, उनके नाम, एडिटोरियल एड्रेस, जो उनका एडिटोरियल बोर्ड है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आधार बना करके हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वो पत्रिका सही है या नहीं है। और जो पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहे हैं उन पर भी ये जिम्मेदारी आती है कि उसकी वो साहित्यिक चोरी का जो एक पूरी प्रक्रिया है, प्लेगरिज्म टेस्ट की जो प्रक्रिया है, उसकी कठोरता से अनुपालना करते हुए उसका ब्लाइंड पीयर रिव्यू वो कराएं और उसके बाद प्रकाशन करें, ताकि जो श्रेष्ठ शोध है वो श्रेष्ठ पत्रिकाओं के माध्यम से उसकी पहुंच पूरी दुनिया में हो। तो मित्रों, ये बहुत संक्षेप में हमने कोशिश की जानकारी प्राप्त करने की कि किस तरह से हम शोध और प्रकाशन के क्षेत्र में उन नैतिक मानदंडों को ध्यान में रखते हुए अपने शोध के उस वातावरण को, शोध की प्रक्रिया को, शोध की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए
अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। न सिर्फ अपने करियर को बेहतर बना पाएंगे, बल्कि समग्र मानवता के कल्याण के लिए भी हम अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं इस विश्वास के साथ कि आप हमारे शैक्षिक अभियान को व्यापकता देने के लिए, गति देने के लिए, गतिशील बनाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मित्रों के साथ साझा करेंगे और अपने कमेंट और लाइक से हमारा उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।